एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया बन गई मौत का खेल। अब बचा है सिर्फ एक लड़का जो अपनी ताकत से बचेगा या मौत का शिकार बन जाएगा। एक आम अमेरिकन फैमिली कुछ दिन शहर छोड़कर साथ वक्त बिताने का सोचती है। अमांडा और क्ले अपने बच्चों के साथ कार में बैठकर एक किराए के केबिन की तरफ निकलते हैं। बच्चे पूल में तैरते हैं और क्ले घर को देखता है, जबकि अमांडा सामान लेने शहर चली जाती है। वापसी में वो देखती है कि एक आदमी अपनी पूरी कार पानी की बोतलों से भर रहा है। अमांडा को वो अजीब लगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। घर पहुंचने के बाद फैमिली पास वाले बीच पर जाने का प्लान बनाती है। जब सब अपनी अपनी एक्टिविटी में लगे होते हैं, सबसे छोटी बेटी रोज समुद्र में एक ऑयल टैंकर देखती है। वो ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि जहाज सीधे उनकी तरफ आ रहा है। क्ले मानता है कि जहाज रास्ता बदल लेगा और किनारे नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाज सीधे बीच पर टकरा जाता है। घबराकर फैमिली वापस किराए वाले घर की तरफ भागती है और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि ऐसी घटनाएं और भी हो रही हैं, जैसे जहाजों का नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया हो। डिनर से पहले अमांडा यार्ड में कुछ हिरण देखती है। उसे वो प्यारे लगते हैं और वो ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद बच्चे सो जाते हैं और कपल वाइन पीकर रिलैक्स करने बैठते हैं। तभी अचानक कुछ अनजान लोग दरवाजे पर आते हैं। एक काला आदमी अपना नाम जॉर्ज बताता है। असल में वो इस घर का मालिक है, लेकिन हाल की घटनाओं की वजह से उसे अपनी बेटी के साथ यहाँ रात गुजारनी पड़ी। शहर में नेटवर्क चला गया है और बिजली भी नहीं है, जिससे लिफ्ट बंद पड़ी है। सर्जरी के बाद वो 14वीं मंजिल तक सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। शुरू में अमांडा समझ नहीं पाती कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सब साफ हो जाता है और वो मना कर देती है। अनजान लोगों को घर में रखने का ख्याल उसे अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज यहाँ तक ऑफर करता है कि किराए के पैसे का कुछ हिस्सा वापस कर देगा, लेकिन फिर भी अमांडा का मन नहीं बदलता। माहौल टेंस हो जाता है और क्ले अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है। अमांडा की बात सुनने के बाद क्ले कहता है कि चलो घर के मालिक से फिर बात करते हैं। उसका कहना है कि अगर जॉर्ज बेईमान या शकी निकला तो वो उसे घर में नहीं रुकने देंगे। इस बीच न्यूज पर इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है। ये सुनकर क्ले मेहमानों को रुकने देता है, भले ही अमांडा इस बात के बिल्कुल खिलाफ होती है। जॉर्ज और उसकी बेटी रूथ घर के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां उन्होंने पहले ही अपना सामान लगा रखा था ताकि नए किराएदारों को परेशान न करें। अगली सुबह अमांडा अपने फोन पर साइबर अटैक की नोटिफिकेशन देखती है, लेकिन जैसे ही वो ये अपने पति को दिखाना चाहती है, सारी खबरें रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। हालात को समझने की कोशिश में क्ले शहर की तरफ निकलता है ताकि किसी से पता लगा सके कि क्या हो रहा है, जबकि अमांडा बच्चों के साथ घर पर रहती है। अमांडा ये बात जॉर्ज को बताती है, लेकिन वो मानता है कि शायद ये किसी छोटे मोटे हैकर्स का काम है। वो कहता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और बाद में सब नॉर्मल हो गया था। इस बीच क्ले शहर तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि न उसका फोन काम कर रहा होता है न जीपीएस। मजबूरी में वो इधर उधर रास्ता ढूंढते हुए घूमता है। थोड़ी देर बाद उसे एक स्पेनिश बोलने वाली औरत मिलती है जो बहुत डरी हुई होती है और मदद की गुहार लगाती है। क्ले पहले समझने की कोशिश करता है कि वो क्या कह रही है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसे स्पेनिश नहीं आती तो वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तभी उसे आसमान में एक बड़ा ड्रोन दिखता है जो लाल रंग की चीजें गिरा रहा होता है। वो तुरंत गाड़ी मोड़कर घर की तरफ लौटता है। बाद में पता चलता है कि ड्रोन पर्चे गिरा रहा था, लेकिन उन पर लिखा टेक्स्ट इंग्लिश में नहीं था। जल्दी ही सबको मालूम चलता है कि पर्चे पर लिखा था डेथ टू अमेरिका। इसी बीच इंटरनेट बंद होने की वजह से रोज फ्रेंड्स का आखिरी एपिसोड नहीं देख पाती। उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि शायद अब कभी स्टोरी का एंडिंग पता नहीं चल पाएगा। थोड़ी देर बाद रोज आंगन में दर्जनों हिरण देखती है और अपने भाई से कहती है कि चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आर्ची मान जाता है और दोनों हिरणों का पीछा करने निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक छोटा सा केबिन मिलता है, जिसकी खिड़कियों से पड़ोसी की हवेली साफ दिखाई देती है। उधर जॉर्ज पड़ोसियों से मिलने जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि उसे वहां से कुछ काम की जानकारी मिल जाए। एहतियात के तौर पर जॉर्ज अपने साथ एक हथियार ले जाता है। वो घर के अंदर जाता है और वहां टूटी हुई खिड़कियां और बिखरा हुआ सामान देखता है। थोड़ी देर बाद उसे एक सैटेलाइट फोन मिलता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो भी काम नहीं करता, बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह। इसका मतलब था कि शायद सैटेलाइट भी बंद हो गए हैं। जॉर्ज आसपास का हाल देखता है और बीच की तरफ बढ़ता है, जहां हाल ही में एक प्लेन क्रैश हुआ था और रेत पर यात्रियों की लाशें पड़ी थीं। तभी वो ऊपर देखता है और एक और बड़ा एयरलाइनर तेजी से उसकी तरफ आता दिखता है। वो तुरंत भागने लगता है ताकि एक और हादसे से बच सके। घर लौटने के बाद जॉर्ज अमांडा से अपनी शंका शेयर करता है। जॉर्ज असल में फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और उसके काम की वजह से उसे नंबर और डेटा में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव भी नोटिस करने की ट्रेनिंग है। वो बताता है कि कुछ वक्त पहले उसे जोर से एहसास हुआ था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन वो साफ साफ नहीं समझ पाया। इसी वजह से उसने रूथ को यहाँ ले आया। उसका मानना है कि देश पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है और हालात आगे और खराब होने वाले हैं। अचानक उनकी बातचीत बहुत तेज आवाज से रुक जाती है, इतनी तेज कि सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। अमांडा जंगल की तरफ जाती है,
जहां उसे आर्ची और रोज मिलते हैं। उसी वक्त उसे याद आता है वो आदमी जिसे उसने दुकान के बाहर पार्किंग में देखा था। उसकी बात सुनकर जॉर्ज शक करता है कि शायद वो उसका पड़ोसी डैनी हो, जो सालों से सर्वाइवलिज्म में पागलपन की हद तक डूबा हुआ है और हर तरह की इमरजेंसी के लिए तैयारी करता रहा है। ये सोचकर कि देश पर खतरा असली हो सकता है, फैमिली अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने का फैसला करती है, लेकिन इसके लिए उन्हें शहर से होकर गुजरना होगा। जॉर्ज उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ कहती है कि उन्हें जाने देना चाहिए। उसका मानना है कि अकेले ही रहना उनके लिए बेहतर होगा। फैमिली जैसे ही शहर की तरफ निकलती है, उन्हें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम नजर आता है। पास पहुंचकर अमांडा गाड़ी से उतरती है ताकि दूसरे ड्राइवर्स से पूछ सके कि सब क्यों रुके हुए हैं और कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि गाड़ियों में ड्राइवर्स हैं ही नहीं। पता चलता है कि बहुत सारी टेस्ला गाड़ियां ऑटो पायलट पर एक ही रास्ते से चल रही हैं। एक एक करके वो सामने खड़ी गाड़ियों से टकराती जाती हैं और बड़ा एक्सीडेंट बन जाता है। हालात बिगड़ते देख अमांडा जल्दी से कार की तरफ लौटती है। तभी उसे एक और टेस्ला सीधा उनकी तरफ आती दिखती है। वो तुरंत ड्राइवर सीट पर कूदती है और किसी तरह गाड़ियों से बचते हुए कार निकाल लेती है। मुश्किल सफर के बाद वो फैमिली को सही सलामत वापस जॉर्ज के घर पहुंचा देती है। सब लोग टेबल पर बैठकर सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। अमांडा और जॉर्ज आपस में हालात पर बात करते हैं। जॉर्ज बताता है कि उसका एक बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट था, इतना अमीर और पावरफुल कि देश का हर आदमी उसका नाम पहचान ले, लेकिन जॉर्ज उसका नाम नहीं बताता। इस पूरी घटना से एक दिन पहले उस क्लाइंट ने अचानक कॉल करके अपने सारे पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा था। उसी वक्त जॉर्ज को लगा था कि दुनिया में कुछ अजीब होने वाला है। कॉल के आखिर में उस क्लाइंट ने एक अजीब सा मैसेज दिया था, अपना ख्याल रखना। जॉर्ज डर गया कि शायद ये आदमी आम अमेरिकियों से ज्यादा जानता है। इसी डर से वो शहर छोड़कर अपनी कंट्री हाउस में आ गया। अब अमांडा को समझ आने लगता है कि हालात सच में बहुत गंभीर हो गए हैं। थोड़ी राहत पाने के लिए वो जॉर्ज के साथ लिविंग रूम में डांस करने लगती है। डांस करते वक्त जॉर्ज अपनी बीवी का जिक्र करता है, जो उसी वक्त फ्लाइट पर थी जब ये सारी तबाही शुरू हुई। शायद वो अब जिंदा नहीं बची, लेकिन जॉर्ज इस बारे में सोचने से भी इनकार करता है। अगली सुबह सबको पता चलता है कि रोज गायब है और आर्ची के दांत गिरने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वो बेकाबू होकर उल्टी करने लगता है। आर्ची मानता है कि कल जंगल में उसे एक टिक ने काटा था। जॉर्ज उसके लक्षण देखकर समझ जाता है कि ये लाइम डिजीज है, और जब सड़कें बंद होने की वजह से अस्पताल जाना नामुमकिन लगता है तो जॉर्ज सलाह देता है कि चलो पड़ोसी डैनी के पास चलते हैं, जिसने पूरी जिंदगी कयामत जैसे हालात के लिए तैयारी की है। क्ले आर्ची को लेकर जॉर्ज के साथ निकलता है ताकि उस तन्हा और अजीब पड़ोसी डैनी को ढूंढ सके। उसी दौरान अमांडा और रूथ रोज को ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों जंगल वाले केबिन तक पहुंचते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें बाहर कुछ हलचल महसूस होती है और दोनों चुप हो जाते हैं। अमांडा दरवाजे से बाहर निकलती है, मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे जमीन पर साइकिल के निशान दिखते हैं, शायद रोज वहीं से गुजरी थी। वो उन्हें फॉलो करने का सोचती है और पीछे मुड़कर रूथ को बुलाती है, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि रूथ चारों तरफ से हिरणों के झुंड से घिरी हुई है। जानवर इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे और धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। रूथ डर जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी अमांडा दौड़कर आती है और हाथ पैर हिलाकर जोर जोर से आवाजें करने लगती है ताकि हिरण डर कर भाग जाए। कुछ देर बाद उसका तरीका काम करता है और सारे हिरण भाग जाते हैं, मगर उसी वक्त उन्हें और भी डरावना नजारा दिखता है। पास के शहर में परमाणु धमाके हो रहे होते हैं। इसी बीच क्ले और जॉर्ज डैनी के घर पहुंचते हैं ताकि उसके पास से लाइम डिजीज की दवा ले सके, लेकिन डैनी मदद करने से साफ मना कर देता है और बंदूक तान देता है। क्ले किसी तरह उसे मनाता है और दवा लेकर निकल पड़ता है। कार में लौटते वक्त जॉर्ज क्ले को अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाले दोस्त की एक कहानी बताता है। उसका कहना था कि ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है, सरकार को गिराने की साजिश, और ये 3 स्टेज में होता है। पहले बिजली, इंटरनेट और मोबाइल जैसी सारी सर्विस बंद कर दी जाती है। दूसरा, लोगों पर मनोवैज्ञानिक हमला किया जाता है, जैसे लगातार तेज आवाजों से दिमागी दबाव। और तीसरा, लोग खुद ही आपस में लड़ने लगते हैं, यानी सिविल वॉर। उधर रोज उसी बड़े मेंशन में पहुंच जाती है जिसे उसने और उसके भाई ने जंगल के केबिन से देखा था। नीचे बेसमेंट में उसे मूवीज का कलेक्शन मिलता है। वहीं उसे फ्रेंड्स का आखिरी सीजन वाला डिस्क दिख जाता है। रोज उसे चला लेती है और आखिरकार अपनी पसंदीदा सीरीज का एंड देख पाती है, और यही फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी अगर आपको थ्रिलर, मिस्ट्री और सर्वाइवल का मजा देती है तो ऐसी और दमदार कहानियां मिस मत करना, और अगली बार की सबसे डरावनी और रहस्यमयी मूवी की कहानी सबसे पहले देखो।